एक बेहद खास पैनल आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उसी पैनल का रुख करेंगे, आपका तारुफ कराते हैं एक एक करके। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संतोष पाठक जी, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट इस पैनल का हिस्सा है। बहुत इस्तकबाल है आपका। हमारे साथ नीतू डबास साहिबा हैं, बीजेपी की तर्जुमान हैं, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। धर्मवीर चौधरी साहब, बीएसपी के लीडर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा बतौर सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस पैनल में। संतोष पाठक साहब, आखिरी मरला है, 8 रियासतों की 59 सीटों पर आज आखिरकार वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद सबको इंतजार होगा नतीजों का। इस बीच एक खबर ये आई कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। वो तमाम सियासी जमातों को खत लिखेंगे और कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया जाए कि इतना लंबा प्रोसेस ना हो। वाकई इस बार जरूरत से ज्यादा लंबा प्रोसेस रहा इस आम इंतखाब में। देखिए बिल्कुल, और ये सवाल लगातार उठता रहा है। 2014 में जब से सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे कि क्या एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट हम नहीं ला सकते हैं। देश की आज़ादी के बाद लोकसभा और विधानसभा का जो पहला जो उपचुनाव 1951 के एंड में और 52 में हुआ था, वो एक साथ हुआ था। और केरल की जो पहली सरकार जब बर्खास्त की गई थी, राज्य सरकार, उसके बाद से ये तारतम्य टूटता हुआ नजर आ गया। फिर विधानसभा अलग होने लगे, लोकसभा अलग होने लगे, और अब लोकसभा का शेड्यूल भी इतना लंबा। और उड़ीसा जैसे राज्य में आप कई चरणों में अगर चुनाव करवा रहे हैं जहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी, 7 राज्य, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, लेकिन इसके बावजूद भी 7 चरण में चुनाव। तो ये मांग उठ रही है कि क्या वाकई इतना लंबा इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और अब चूंकि अब आखिरी चरण है तो आज इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं खड़ा कर सकते। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो नई सरकार बनेगी, जो शपथ लेगी, उसके बाद कम से कम संसद के अंदर एक कंसेंसस जरूर बनाया जाएगा एक देश एक चुनाव को लेकर, कि हम आज तकनीक के लिहाज से इतने सक्षम हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सके। हाँ, कुछ राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर में समस्या है तो कुछ फेजेस में हो सकता है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में नक्सल की समस्या वहां कई फेजेस में हो सकता है, लेकिन बाकी जगह तो कम से कम आप फेजेस की संख्या जो है वो कम करिए। संभव डॉक्टर विशाल, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि लंबे प्रोसेस से नुकसानदेह साबित हो रहा है सिस्टम में? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो पूरी की पूरी मशीनरी है वो डाइवर्ट हो जाती है और ये फेज बहुत लंबा होता है और एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस फेज को कम कर दिया जाए और अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं तो ये जो पैसे की बर्बादी है और जो तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, इनसे हम लोग निजात पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्षेत्र, वो जो एरियाज जहां पे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो जम्मू कश्मीर, थोड़ी बहुत समस्या छत्तीसगढ़, जैसा कि अभी बताया कि जो नक्सल बेल्ट है, आप उनको थोड़ा डिमार्केट करके कि कहाँ पर जो है हम इसे बाद में करा सकते हैं, कहाँ पर पहले करा सकते हैं, तो होगा क्या कि इससे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कम होगा। और दूसरी बात ये, जनता के अंदर जनता फटी, थकान सी हो गई है, इतना लंबा ये चुनाव चला लगभग जी। तो जो जनता के अंदर जील है इलेक्शन का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीड अप होता नजर आता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है। धर्मवीर चौधरी साहब, हमने सुना अभी मनोज सिन्हा कह रहे थे कि उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा उन्हें नजर नहीं आ रहा। अजीम इत्तेहाद को, महागठबंधन को तो वो काउंट ही नहीं कर रहे। मुमताज जी, मोदी जी बाबा विश्वनाथ को धोखा दे करके, भगवान श्री राम को धोखा दे करके, माँ गंगा ने बुलाया था, माँ गंगा को धोखा दे करके 58,000 करोड़ की गंगा नमामि गंगे परियोजना चलाई थी। और वो पैसा कहाँ गया? भ्रष्टाचार में। 1 किलोमीटर भी क्या गंगा जी साफ हुई? नहीं, फिर भी उन्हें आप मुकाबले में नजर नहीं आते। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट का चरण है, लास्ट के 2 चरण, जो एक आज का, एक इससे पहले का, प्रधानमंत्री जी इतने बदहवास, इतने जो है डरे हुए हैं कि वो एक दिन में 3 बार अपनी जाति बदल रहे हैं, क्योंकि ये ओबीसी का गढ़ है और महागठबंधन का गढ़ है। तो उनको ये लगता है कि मैं पिछड़ा हूं, फिर मैं अति पिछड़ा हूं, फिर शाम को आते आते वो गरीब हो जाते हैं। तो ये उनका डर है। आप मुकाबले में है या नहीं है? अरे मैडम, मुकाबला हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। और ये 5 साल की केंद्र की और 2 साल की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की, ये अपने कुशासन इनका बेनकाब हो चुका है। 5 साल में आप ये देख लीजिए कि इंसान तो इंसान, इनसे जानवर भी परेशान है। आप कहां खड़ा देखते हैं खुद को इस महागठबंधन 73-75 प्लस लेकर के उत्तर प्रदेश में सबका सुपड़ा साफ कर देगा। और इस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली भी जाएंगे, निश्चित ही
बहन कुमारी मायावती जी अगली सरकार का नेतृत्व करेंगी। अच्छा। और ये जितने भी बीजेपी और ये जो इनके आप अगली मरकजी सरकार का मतलब केंद्रीय सरकार का नेतृत्व, जी, ये कब तय किया आप लोगों ने? ये तो जनता तय कर चुकी है। जनता ने ये मन बना लिया। और अखिलेश यादव राजी हैं? बिल्कुल राजी है कि माननीय मायावती क़यादत करेंगी। यादव जी ने तो अपने मंचों से रैलियों में बहुत बार कहा, आपके चैनल पे भी कहा कि जो है उत्तर प्रदेश से पीएम बनेगा और मोदी जी नहीं बनेंगे। ठीक है। और ये जो राजभर का फोटो लगा करके प्रधानमंत्री अमित शाह घूम रहे हैं, वो इनके पीछे डंडा लेके घूम रहे हैं। इनका गठबंधन है कहां पर? ये डरे हुए लोग हैं। नीतू दबाज साहिबा, आप इनको मुकाबले में नहीं मान रहे। अजीम इत्तेहाद को लगता है कि ये सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। जी, मुकाबले में तो हमने उसी दिन नहीं माना था जब एक मिलावटी जो एक तरह से जो उन्होंने गठबंधन किए थे कि ये गेस्ट हाउस कांड को भूलकर इन्होंने समझौता कर लिया और गठबंधन का निर्माण कर लिया, तो मुकाबले से तो ये उसी दिन बाहर हो गए थे। क्योंकि जनता समझदार है, जनता ये सब जानती है कि कौन यहाँ पर किसी एक नेतृत्व को सिर्फ हटाने की बात कर रहा है और कौन यहाँ पर इस देश में काम करने की और इस देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। दूसरी बात जो आपने उठाई कि मोदी जी ने वाराणसी और में काम ही क्या किया है, तो आप जाकर वहां पर एक बार घूम कर आइए, आपको पता चल जाएगा कि जन जन बच्चा वहां पर मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों की प्रशंसा कर रहा है। 2700 करोड़ प्रोजेक्ट टर्मिनल रामनगर में बनाया गया है, सिर्फ काशी में बना है पहली बार। ऐसे मंदिरों का निर्माण जो कभी दिखाई भी नहीं देते थे, घरों के अंदर छिपे हुए थे, राजमार्ग बनाने से लेकर रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार है, जरा सुनिए। और जो पूरे देश की हवा है वही पटना साहब की भी हवा है। वो हमें प्रभावी जीत दिलाना चाहते हैं क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मोदी सरकार बनने जा रही है सर। निश्चित। चलिए, थैंक यू। तो सबके अपने अपने दावे हैं और आप तमाम लोग इसी में उलझे थे कि हम भारी हैं दूसरे पर या फिर हम भारी हैं दूसरे पर। संतोष पाठक जी, नवीन पटनायक ने भी मुलाकात करना शुरू कर दिया है, अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, मायावती जी से भी मिल रहे हैं, कभी दिल्ली में मुलाकातें हो रही हैं, कभी लखनऊ में मुलाकातें हो रही हैं। तो सबको यही लग रहा है कि जीत तो हम ही रहे हैं, यानी कि मेरी जात को है मौसम पे भरोसा बहुत, हार पिरोलू पहले फूल बाद में खिल जाएंगे। बिल्कुल, और सब तैयारी जो कर रहे हैं वो 23 मई के बाद को लेकर कर रहे हैं। और इसमें देखिए खास तौर से अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी ये जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दो नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और दोनों दक्षिण भारत के हैं, एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री और एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं और चुनावी नतीजे आने से पहले ही सरकार बनाने की एक तरह से कवायद शुरू कर रहे हैं। कोई 1996 का मॉडल लेके चल रहा है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठी हो, कांग्रेस सपोर्ट करे। कांग्रेस 2004 का मॉडल चाहती है कि कांग्रेस मेन पार्टी हो, बाकी लोग जो हैं वो उनको सपोर्ट करे। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको गाजीपुर को लेकर बताना चाहूंगा जो आप जिक्र कर रही थी। देखिए सपा बसपा गठबंधन ने किस तरह से चुनाव लड़ा। कई बार लगता है कि गलतियां कहां होती है। पिछली बार गाजीपुर संसदीय सीट पर शिवकन्या कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिर्फ 33,000 वोटों से चुनाव हारे। इस बार जब इतनी कड़ी टक्कर मोदी लहर में दी थी, इस बार क्या किया कि वो सीट बसपा के खाते में चली गई। बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। शिवकन्या कुशवाहा कांग्रेस के समर्थन से चंदौली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह के वो उम्मीदवार जिन्होंने कांटे की टक्कर 2014 के लोकसभा चुनाव में दी थी, मोदी लहर के बावजूद उनकी सीट बदल दी गई, उनको दूसरे खेमे की तरफ जाना पड़ा। और ये समस्या सिर्फ गाजीपुर की नहीं है, ये समस्या उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा सीटों की है। तो लगता है कि शायद 2014 का विश्लेषण करके 2019 में टिकट बंटवारे की बजाय दो नेता बैठ गए और टिक लगा लिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जमीन पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जी, इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर विशाल, इसी पर थोड़े से अल्फाज में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त बहुत किल्लत है, वक्त की हमारे पास, वक्त की अपनी कुछ पाबंदियां हैं। तो तमाम लोगों को यह भरोसा है कि इक्तिदार में हम ही आ रहे हैं, अक्सरियत में हम ही आ रहे हैं, इसलिए सभी ने अपना मैथमेटिक्स, अपने इक्वेशन शुरू कर दिया है। और उसी का नतीजा ये जो लखनऊ में, जो दिल्ली में बार बार मीटिंग्स हो रही हैं अजीम इत्तेहाद के लिहाज से। देखिए ऐसा है, इसको मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि घरों पर नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे। घरों पर नाम थे और नामों के साथ ओहदे थे। बहुत तलाश किया मगर कोई आदमी ना मिला। ओवरऑल ये जो कवायद हो रही है, अभी मैं सुन रहा था,
कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। आप हमें ये बताइए 35 सीटों पर आप चुनाव लड़कर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। 205 सीटों पर सुनिएगा, लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी। आप चीजों को सुनिए पहले, समझिए। 205 पहली बात पर लड़ी थी और दूसरी बात इतने पर लड़ रहे हैं। जहां तक ये बात है कि जो सीट जो चलिए ठीक है डॉक्टर विशाल, होकर जाती है, तो ठीक है, यूपी की समीकरण सबके अपने इक्वेशन है और सबका खुद एतमादी का लेवल इतना है, सबका भरोसा इतना है कि किसी से कम नहीं समझना चाहता। बहरहाल आज आखिरी मरहले की वोटिंग है, आज आखिरी मरहले की वोटिंग है। आज के बाद एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे, एक रफ खाका भी सामने आ जाएगा, लेकिन आखिरकार 23 मई को ये सामने आ ही जाएगा कि मुल्क के अवाम ने किसको सर का ताज बनाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।